हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट इंटरव्यू सेशन। आज का इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बाकी इंटरव्यूज के कंपैरिजन में। बट आपको ये आगे चल के पता चलेगा कि कैसे ये इंटरेस्टिंग है। बट उससे पहले मैं आज के गेस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी, जो है मिस्टर गौतम बैद, जो कि स्टेलर वेल्थ के फाउंडर है। एंड इन्होंने पहले जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग पे बुक लिखी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और ये बुक बहुत ही ज्यादा फेमस हुई है और आपकी इस बुक को बहुत ज्यादा प्यार मिला है। तो वेलकम टू द शो सर। Thank you so much for the warm introduction, Kirti. तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि आज का सेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम रैंडम वैल्यू इन्वेस्टिंग या फंडामेंटल्स पे बात नहीं करेंगे। आज हम कुछ डेडिकेटेड चीजों पे भी बात करने वाले हैं। और इसके पहले भी हमने गौतम सर के साथ एक बहुत ही अच्छा सेशन किया था, जिसमें वर्षा होस्ट थी। वो वीडियो भी अगर आप देखेंगे, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आज की जो वीडियो है उसमें हम जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग के बाद सर एक और बुक अपनी लेके आ रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी सर कि आपकी अपकमिंग बुक के लिए, द मेकिंग ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं ये बुक पहले पढ़ पाई हूँ। काफी हद तक मैंने इस बुक से बहुत सारी चीजें सीखी है। इस बुक से रिलेटेड जो भी सवाल मेरे मन में आए हैं वो मैं सर से करना चाहूंगी, ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता लगे कि एक्चुअली फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग कितनी प्रैक्टिकल है और कैसे सर के एक्सपीरियंसेस हमें हेल्प कर सकते हैं। तो सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अपकमिंग बुक। और Thank you so much, Kirti. मुझे सबसे पहले तो ये जानना है सर कि कितना डिफिकल्ट होता है बुक लिखना और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, क्योंकि जनरली जब मैं कंटेंट राइटिंग का काम करती हूँ तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं खुद अंडरस्टैंड तो कर लेती हूँ, लेकिन उसी तरीके से उसे एक्सप्लेन करना ताकि रिटेल इन्वेस्टर को भी उसे अच्छे से समझ आ सके और उन्हें वैल्यू एडिशन फील हो सके। तो ये डिफिकल्ट काम आपने कैसे किया सर? काफी अच्छा सवाल है कीर्ति एंड द fact is that if you're doing this out of your passion for a subject then आप काफी अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इसलिए सिर्फ लिख रहे हैं ताकि आप कुछ पैसा कमा सकें तब आप इतना अच्छा लिख नहीं पाएंगे. So if you're doing it for the fun and the interest in the subject then you will write pretty well. And the hallmark of all great writing is simplifying the language and editing the book as much as possible to the shortest possible length. So many people say that a book, many books should be a blogs and many blogs should be a tweet. The idea is to just keep editing and deleting as much of the unnecessary content as possible so as to respect the reader's time and trying to come out with a final product so that every page of the book adds value to the reader. I think if you pay respect to the reader's time and try to add a lot of value with each single page in your book, then you have got a bestseller, potential bestseller in your hand. राइट, आई होप दिस इज ऑल्सो, क्योंकि मुझे तो ये बुक बहुत पसंद आई है। जितनी ज्यादा मैंने पढ़ी है, मैंने कुछ कुछ पेजेस बार बार भी पढ़े क्योंकि बहुत ही वेल रिटन थे वो। तो सर, ये द मेकिंग ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर, ये नाम ही इतना अट्रैक्टिव है कि ऐसा लगता है कि कुछ सीखने को मिलेगा। हाउ डिड यू केम अप विद आइडिया कि आपको ये चीज को पोर्ट्रे करना है, अपने इम्प्रेशंस या अपने थॉट्स जो आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीख चुके हैं, जो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये आपको पोर्ट्रे करना चाहिए एक बुक के तौर पर, रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना चाहिए। ये थॉट आपके मन में कैसे आया एंड इसकी प्रोसेस कैसी थी सर? कैसे आपने सोचा और कैसे आपने फिल्टर आउट किया कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे बुक लिखनी चाहिए? तो मुझे प्रोसेस के बारे में जानना है सर। So I spent $10 on purchasing a journal in late 2014, and I consider that to be one of the best value investments I've ever made. Ever since that day, I've been keeping track of my investing decisions, learnings, and subsequent developments in my investment journal. I experienced a brutal bear market in India from January 2018 to March 2020, and this particular book covers the journey of my evolution as an investor during that bear market and my reflections and learnings along the way. As regards the genesis of the book, so the origins of this book lies in the response to a tweet of mine on 26th August last year. So I often tweet and post about the benefits and advantages of maintaining an investment journal on social media platforms like Instagram, LinkedIn, Twitter. And last year, one of my followers just replied to that post of mine saying that why don't you share all your learnings and reflections from your journal and publish it into a book. So I found the idea to be very interesting and helpful. And shortly thereafter, I started work on this book, and it took me approximately 12 months to complete. And I guess it was just serendipity and just randomness about which I've talked in the Jaws of Compounding also, that things in life just happen. Many things you didn't plan for them, but they just happen. But I'm very happy that the book has turned out pretty well. And this was written in a much more faster time than the Jaws of Compounding, because in this case, all that I had to do was refer to I already had the content ready in my journal. I just had to, clean up the language a bit and just publish it. And
the process took less time this time. But again, there are many random entries also in my journal which are not really that value additive for the general audience, so I didn't include that, but I included all the other points which I thought would add maximum value. राइट सर। सबसे पहले तो उस व्यूअर को थैंक यू जिसने आपको ये आइडिया दिया ताकि आप अपने जर्नल को हम तक पहुंचा पाए और इतनी नॉलेज शेयर कर पाए। सर, तो जो सिग्निफिकेंट चीजें मैंने बुक में देखी दैट वाज अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, बट इंडियन मार्केट इतना ज्यादा डायनेमिक है और अभी अगर हम करंट 1 to 2 years की बात करें तो काफी डायनेमिक सिचुएशन रही है। कोविड के बाद भी बहुत ज्यादा डायनेमिक रहा था। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर फंडामेंटल इन्वेस्टिंग को अप्रोच कैसे करे, कैसे वो समझे कि कौन सी कंपनीज अच्छी है, कौन सी नहीं है, या फिर क्या प्रोसेस इसका होना चाहिए, जो आपने बुक में भी मेंशन किया है, लेकिन अगर आप ऐसे भी कुछ थोड़ा सा एडिशन बता सके हमारे इन्वेस्टर्स को तो। देखिए कीर्ति, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग जो होते हैं वो यूनिवर्सल और टाइमलेस हैं। दे कैन बी अप्लाइड अक्रॉस मार्केट कैप्स एंड अक्रॉस मार्केट साइकिल्स, इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि वो यूनिवर्सल और टाइमलेस हैं। एंड बहुत ही बेसिक कुछ चीजें हैं जो हर रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए। थिंग्स लाइक लुकिंग एट द लेवल ऑफ डेट ऑन द बैलेंस शीट, लुकिंग एट द वर्किंग कैपिटल साइकिल की बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो, कंपनी के पास पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो, क्योंकि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सारी आपकी फंड होती है फ्रॉम योर ऑपरेटिंग कैश फ्लो। हाई इंसाइडर ओनरशिप हो, कंपनी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हो, राइट, कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट या कोई खराब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं हो कंपनी में, एंड कंपनी के पास आइडियली कोई अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या कोई मोट हो जिससे वो हाई रिटर्न्स ऑन कैपिटल कमा सके अबव इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप ये बेसिक हाइजीन फैक्टर्स, एंड अब यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 90% एंड मोर ऑफ द लिस्टेड कंपनीज विल नॉट सैटिस्फाई ऑल दिस क्राइटेरिया, सो दैट यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द बैलेंस 10%। अब आपको 4000 कंपनीज को इंडिविजुअली एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्क्रीनिंग टूल्स हैं लाइक screener.in, ratestar.in, उनमें आप सिंपल फिल्टर्स लगाइए और फिर कंपनीज आपके लिए छट जाएंगी और आपको काफी लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज को एनालाइज करना पड़ेगा, तो आपका काफी वक्त बच जाएगा। बहुत साल पहले जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू किया था तब तो ये टूल्स थे भी नहीं मार्केट में, लेकिन आज के दिन टेक्नोलॉजी ने नॉइस और हल्ला गुल्ला बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन अगर आपने वो धैर्य है, वो टेम्परमेंट, वो मैच्योरिटी, काम है टू सिंपली फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड नोएबल, तो आप जो इंपॉर्टेंट चीजें उनपे फोकस कीजिए और नॉइस को इग्नोर कीजिए। बिकॉज देखिए, कोई भी न्यूज, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ न्यूज चैनल, 24 घंटे न्यूज चैनल चलते हैं, राइट, तो उनको 24 घंटे अपना एयर टाइम भरने के लिए कुछ ना कुछ तो कंटेंट चाहिए, तो लोग कुछ भी कंटेंट बहुत बार पोस्ट कर देते हैं जस्ट टू फिल अप द एयर टाइम। तो हम लोग को वैसे उस पर फोकस नहीं करना है। हमें पूरे दिन भर में 24 घंटों में अगर हम लोग 1 या 2 घंटा भी अपना समय प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकें एंड फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड फोकस ऑन द माइक्रो, नॉट ऑन द मैक्रो, बिकॉज मैक्रो में अगर घुसोगे तब तो खो जाओगे। बिकॉज दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, पिछले साल रशिया यूक्रेन में वॉर हो गया, अब इसराइल पैलेस्टाइन में वॉर हो गया, तो अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम है, चाइना में प्रॉब्लम है, यूरोप में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, दी नथिंग सेल्स बेटर देन फियर, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे एक ट्रेंड, चाहे न्यूज चैनल्स हो, मीडिया हैंडल्स हो या यूट्यूब चैनल्स हो, जो डूमसेयर्स होते हैं, जो एकदम डर फैलाते हैं कि भाई ये, अरे अब ये खराब होने वाला है, ये खराब हो जाएगा, अरे ये होने वाला है, ये प्रॉब्लम दुनिया में, उनको सबसे मैक्सिमम फॉलोअर्स एंड आईबॉल्स मिलते हैं। ये ट्रेंड, ये अनफॉर्चुनेट है, बट दे आर बेसिकली प्लेइंग ऑन द बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। हम ह्यूमन बींग्स का अगर आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि वी ह्यूमन बींग्स आर डिजाइन टू प्रिजर्व आवरसेल्फ फर्स्ट। वी हैव अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, एंड इन टाइम्स ऑफ हाई अनसर्टेनिटी वी कैन नॉट थिंक रैशनली। तो हम लोग सिंपली वी जस्ट then start generalizing and fall to stereotyping. हमें फोकस करना है on the specifics of the individual investment case and ignore all the noise. That is how you become a great investor. But ये जर्नी है, ये 1 साल 2 साल में नहीं होगी, इसमें बहुत साल लगेंगे, 5-10 साल भी लग सकते हैं। मुझे भी 10 साल से ऊपर लग गए थे just to develop this basic maturity कि कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि ये जो ग्रेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो IQ पे कम, इमोशनल कंटेंट, इमोशनल क्वोशंट, EQ में ज्यादा फोकस करते हैं। तो अब उस पे फोकस कीजिए। राइट सर, राइट। ये जो आपने इमोशनल क्वोशंट की बात की सर, कई बार ऐसा होता है इन्वेस्टिंग में कि बिहेवियरल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा आ जाता है और इसका बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है कि अपॉर्चुनिटी है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको एनालाइज करना चाहिए, लेकिन कुछ इमोशनल क्वोशंट ऐसे होते हैं लोगों की कि वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो ये दोनों के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कठिन और मुश्किल चीज है करना। मैंने किताब, अगर आप ये अपने इस किताब में भी देखा होगा कि जुलाई 2019 और अगस्त 2019 एट द वेरी डेप्थ
of that bear market in small cap and mid caps in India, even an experienced investor like me was beginning to develop a sense of self doubt. मैंने किताब में लिखा भी कि भाई मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मैं बस एक एवरेज इन्वेस्टर हूँ जो दिसंबर 2013 से दिसंबर 2017 के 4 साल बुल मार्केट में आई वाज जस्ट बेनिफिशियरी ऑफ अ राइजिंग टाइड। ये सब ख्याल मन में आ रहे थे कि शायद बस मार्केट साइकिल फेवर में था, इसलिए मैंने पहले अच्छा किया, शायद मैं इतना अच्छा निवेशक हूँ नहीं। लेकिन Right. the only thing which keeps you going during such difficult times is your love for investing and your passion for equities. अगर आप बहुत बहुत पैशनेट हो इस सब्जेक्ट को लेके, इस फील्ड को लेके, तो अंदर की आपकी जो दिस फायर इनसाइड यू, जो भावना है आपके अंदर की, ये कुछ बड़ा करना है इस फील्ड में, मुझे ये फील्ड में बहुत मजा आ रहा है, मैं हर दिन कुछ सीखने मुझे मिल रहा है, और ये एक फील्ड है जहाँ पे अगर मैं मेहनत लगन से लगा रहूंगा लंबे समय के लिए तो मैं एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ। ये विश्वास ही आपको वो डिफिकल्ट टाइम्स में आपका साथ देगा, और आपको कठिन समय में आपको इट विल हेल्प यू मेंटेन योर रिजॉल्व एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे द कोर्स। बिकॉज बुल मार्केट में जब पिछले कुछ सालों में जब से तेजी शुरू हुई तब से काफी नए इन्वेस्टर्स आ गए हैं डिजिटल एप्स के थ्रू, और उनको Right. लगता है पैसा बनाना बहुत ईजी है। आजकल आप देख ही रहे हो कि हाउ ऑप्शंस ट्रेडिंग इज एक्सप्लोडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज एक्सप्लोडिंग, बट लॉन्ग टर्म wealth is made in a sustainable manner only by investing in high quality businesses with growth in the small cap and mid cap space। अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छे हाई क्वालिटी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लो और उसको लंबे समय के लिए होल्ड करो तो सक्सेस पाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। राइट सर। तो आपने जैसे स्मॉल कैप मिड कैप्स के बारे में कहा, तो जनरली लोग डरते हैं कि स्मॉल कैप कंपनीज है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, और हर एक सेक्टर की कंपनी को एनालाइज करने का एक तरीका होता है। लार्ज कैप कंपनीज में लोग जनरली ज्यादा बात करते हैं क्योंकि वो सुनने में ज्यादा मिलती है और थोड़ा सा रिस्क फ्री तो नहीं बोलूंगी, बट फिर भी थोड़ा सेफर ऑप्शन होता है। बट स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जो एक्चुअली किसी पर्सन को वेल्थ जनरेट करके देते हैं, बट इट्स बिट ट्रिकी उनको एनालाइज करना। तो अगर आप कुछ ऐसे पैरामीटर्स बता सके या कुछ ऐसा तरीका बता सके जिससे हम स्मॉल कैप्स में भी कुछ हिडन जेम्स ढूंढ के निकाल सकते हैं, कैसे हमें वो हिडन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, कुछ अगर कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो और वो आप शेयर करना चाहेंगे। पहली बात तो आपने जो कहा उससे आई स्लाइटली डिसएग्री विद दैट कि इट्स मोर ट्रिकियर टू एनालाइज स्मॉल कैप मिड कैप्स, बल्कि स्मॉल कैप एनालाइज करना कहीं ज्यादा आसान है देन लार्ज कैप। क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी जब तक कंपनी लार्ज कैप बन जाती है उसके बहुत सारे बिजनेस लाइंस, बिजनेस सेगमेंट्स, राइट। मल्टीपल सब्सिडरीज, बहुत फैल जाता है बिजनेस। लेकिन एक स्मॉल कैप बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ एक सिंगल बिजनेस सेगमेंट, एक सिंगल बिजनेस लाइन या एक सिंगल प्रोडक्ट या सर्विस एनालाइज करना पड़ता है। इट्स मच राइट। मच मोर फास्टर एंड easier actually to राइट। analyze small cap and mid cap companies। Regarding how to identify hidden gems or potential multi baggers in the small cap space and micro cap space, इसका भी तरीका मैंने किताब में शेयर किया है। मैं अब से कुछ 3 पॉइंट्स शेयर करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज, look at the consistency of gross margins and operating margins over the years, over the last decade। अगर कोई स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी में वो अपनी ग्रॉस मार्जिन्स और ऑपरेटिंग मार्जिन्स को सस्टेन कर पा रही है विद नॉट टू मच वॉलिटिलिटी ओवर द लास्ट 10 years, देन इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी में कुछ तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या मोट है। बिकॉज जनरली आप देखेंगे द स्मॉलर कंपनीज डोंट हैव टू मच बार्गेनिंग पावर एंड बिकॉज ऑफ विच देयर ऑपरेटिंग मार्जिन्स टेंड टू बी वेरी वॉलेटाइल। लेकिन अगर कोई सिलेक्ट फ्यू कंपनीज हैं जिनकी मार्जिन ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही हैं, इसका मतलब उस कंपनी के पास कुछ तो स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है विद देयर कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। सो दैट शुड मेक यू सेट अप एंड टेक नोटिस। ये पहली चीज, कंसिस्टेंसी ऑफ हिस्टोरिकल मार्जिन्स। सेकंड, लुक फॉर कंपनीज विद नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल। बिकॉज अगर कोई छोटी कंपनी के पास नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है, इसका मतलब इट्स एंजॉयिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स ऑफ ट्रेड विद इट्स कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। ये बहुत यूनिक चीज है, ये हर कंपनी में होती नहीं है। तो इसलिए इन सब कंपनीज में भी आपको डीप डाइव करके चेक करना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर business। तो ये consistency of margins and negative working capital cycle, I think these two are very important। And third, अगर कोई माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी के बैलेंस शीट में आपको ये आइटम दिख जाए कॉल्ड एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, दैट शुड अगेन मेक यू सेट अप एंड टेक नोटिस। बिकॉज कोई छोटी कंपनी को अगर कस्टमर से एडवांस मिल रहा है बिफोर इवन डिलीवरिंग द प्रोडक्ट और द सर्विस, इसका मतलब ये हुआ कि उस कंपनी की प्रोडक्ट या सर्विस बहुत हाई डिमांड में है, तभी तो कस्टमर्स एडवांस में पैसा दे रहे हैं उसको। दीज थ्री आइटम्स, कंसिस्टेंसी ऑफ हिस्टोरिकल मार्जिन्स, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल एंड एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, ये अगर आइटम आपको दिखे तो ये 3 तरीके हैं आपको पोटेंशियल मल्टीबैगर्स ढूंढने के लिए इन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स। राइट सर, राइट। और सर मैंने जब बुक पढ़ी थी तो उसमें आपने कई जगहों पे बजाज फाइनेंस की टर्न अराउंड स्टोरी और ये सक्सेसफुल लार्ज कैप कंपनीज के बारे में भी बात करी थी। तो क्योंकि हमने स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बात की ही है, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे लार्ज कैप कंपनी, जिसमें मतलब आपने जो बजाज फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया था कि क्या अपॉर्चुनिटी थी, कैसे वो टर्न अराउंड स्टोरी बन के आई थी और कैसे आपने
आपने उसे एनालाइज किया, अगर आप उसके बारे में कोई इंसाइट शेयर करना चाहेंगे? So to understand why investors in the Indian market hold Bajaj Finance in such high regard, we need to closely study its history. It started as a Right. single product company, then diversified into multiple products, diversified geographically, and developed a pan India presence. It demonstrated the discipline to get out of a product segment when its peers acted imprudently and chased growth at any cost. The company achieved good growth across cycles with low NPA, low non performing assets, and good asset quality. And most importantly, the promoter Sanjeev Bajaj chose a great CEO in the form of Rajiv Jain and was completely hands off when it came to day to day operations. Such an approach helps to cultivate upper and middle level management. तो काफी चीजें हैं जो इस कंपनी से की हिस्ट्री से हमें सीखने मिल सकती है to identify similar good opportunities in the small cap and mid cap space. That basically you start with a focused line of business, one single line of business. Over time, gradually you expand to multiple business segments or adjacent areas. You then start expanding and spreading out geographically to reduce concentration risk of geography, and also have decentralization in terms of day-to-day operations with regards to the management. So and also don't chase growth at any cost. There's something called high quality growth, there's something called low quality growth. This company focused on high quality growth. राइट सर। और आपने पेज इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में भी बात करी थी कि जो हाई क्वालिटी बिजनेसेस हैं, इसको कैसे आप एनालाइज करते हैं, क्या पैरामीटर्स आप फॉलो करते हैं? और जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कंपनीज के बारे में तब पता चलता है जब ऑलरेडी ये मार्केट में काफी फेमस हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये कंपनी है जो टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट कर सकती है और उसको टाइमली कैच करके उसमें इन्वेस्ट कर पाए। तो अगर आप कुछ इंसाइट शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? Right. So I think बहुत अच्छा सवाल है, and how to identify these companies at a small stage. So ये बहुत important question है, उसका जवाब भी थोड़ा डिटेल में मैं बताना चाहूंगा डेफिनेटली। that if you're able to identify structural growth businesses at a small cap or mid cap stage with sectoral leadership, then be the most patient with such investments. तो अगर कंपनी एक छोटे मार्केट कैप साइज में आपको मिल रही है लेकिन उसका सेक्टर लीडरशिप है, लाइक पेज इंडस्ट्रीज हैड सेक्टर लीडरशिप इन इनरवेयर, ग्रुप फाइनेंस हैड सेक्टर लीडरशिप इन द हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, टाइटन हैड सेक्टोरल लीडरशिप इन द ज्वेलरी सेगमेंट. तो अगर आपको ये सब कंपनीज नेसेंट स्टेज में मिल जाए जिनकी मार्केट कैप छोटी हो, लेस देन 10,000 करोड़, एंड ये सेक्टर लीडरशिप एंजॉय कर रहे हैं या सेक्टर में नंबर 1 या नंबर 2 हैं, देन यू शुड बाय देम even at a full price based on current year earnings and then be patient. क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको ये सस्ते वैल्यूएशन मिल गया तब तो नथिंग लाइक इट, लेकिन मैं जैसे मैंने इस किताब में लिखा भी है कि एक चीज मैंने एक्सेप्ट कर लिया पिछले 16 साल में इंडिया में इन्वेस्ट करने के बाद कि एक्सेप्ट फॉर अ फुल ब्लोन बेयर मार्केट लाइक 2008 या 2013 या मार्च 2020, यू वेरी रेयरली गेट हाई क्वालिटी चीप इन इंडिया. यू विल गेट हाई क्वालिटी लेस एक्सपेंसिव इन इंडिया. फॉर एग्जांपल 2008 के बेयर मार्केट के बॉटम के टाइम में भी टाइटन एट द लोएस्ट पॉइंट वाज ट्रेडिंग एट 25 पी मल्टीपल. 50 पी से 25 पी हुआ, लेकिन 25 पी आप सस्ता तो बोलोगे नहीं, लेकिन आपको कम महंगा मिला. दैट इज द बेस्ट यू कैन होप फॉर इन हाई क्वालिटी स्पेस इन इंडिया. ये इंडिया की सच्चाई, इंडियन मार्केट की सच्चाई यही है कि आपको हाई क्वालिटी हाई वैल्यूएशन में मिलेगी. और अगर आपको सस्ते वैल्यूएशन स्टॉक चाहिए, फिर आपको बेसिकली सिक्लिकल्स एंड कमोडिटीज बिजनेस में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर आपको चर्न ज्यादा करना पड़ेगा. तो बेसिकली आप द मोस्ट यू कैन होप फॉर इज compounding of stocks in line with their earnings growth by paying a full price based on current year earnings. And अगर आपको समझना है कि what is meant by a full price या what is the justified P multiple for a business, कि मैं इस प्राइस पे अगर मैं ये प्राइस पे करता हूँ तो मुझे अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से शेयर कंपाउंडिंग मिल जाएगी, वो फेयर पी मल्टीपल क्या है अगर आपको समझना है, उसके लिए 2 व्हाइट पेपर्स हैं जिनके बारे में मैंने अपनी पहली किताब जॉयस ऑफ कंपाउंडिंग में शेयर किया था. पहला व्हाइट पेपर का टाइटल है व्हाट डज अ प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मीन by Michael Mauboussin, and second white paper का टाइटल है The P Ratio, a User's Manual by Epoch Investment Partners. अगर आप बस ये 2 white papers पढ़ लोगे, आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कोई भी बिजनेस इन द वर्ल्ड का फेयर पी मल्टीपल क्या होना चाहिए. और अगर आप वो फेयर पी मल्टीपल पे करते हो तो फिर वहां से फिर आपको अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से आपको कंपाउंडिंग मिल जाएगी. तो दिस अगेन हैव क्लैरिटी, दिस क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत लोगों को पता ही नहीं कि भाई क्या पी मल्टीपल फेयर है, क्या पी मल्टीपल अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है. इस सारा डेटा वहां है सामने आपके इंटरनेट पे. आपको बस फोकस करके पढ़ के अपने आप को एजुकेट करना है. सो द लाइफ ऑफ एनी वैल्यू इन्वेस्टर इज वन डेडिकेटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग. मुझे भी ये सब चीजें 15 साल पहले नहीं पता थी. पढ़ाई करते करते, स्टडी करते करते, हर दिन विद दिस एटीट्यूड ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे सीखता गया. एंड अब एक क्लियर फ्रेमवर्क है दिमाग में कि भाई ऐसे इन्वेस्टिंग अप्रोच करना है. दिस इज व्हाट सूट्स माय टेम्परमेंट. देखिए, द ग्रेट थिंग अबाउट दिस फील्ड इज कि ऑल ऑफ अस आर डिफरेंट एंड यूनिक. तो
कुछ लोग डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में फोकस करते हैं, कुछ लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग में फोकस करते हैं, कुछ लोग ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस में फोकस करते हैं। तो अलग अलग इन्वेस्टिंग स्टाइल्स हैं, आपको आपके टेम्परमेंट को जो 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 बहुत सूट करता है आप उसी को फॉलो कीजिए। मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर मैंने लिखा है कि भाई आई एम साइकोलॉजिकली नॉट सूटेड फॉर वेरी हाई वॉलेटिलिटी, सो आई लाइक टू हैव द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ माय client portfolios in very high quality stocks, and a small portion of the portfolio 20% or so in cyclicals and commodities and special situations, ताकि थोड़ा अल्फा जनरेट कर सकें। तो ये अप्रोच मुझे ये मेरे टेम्परमेंट को सूट करता है। एंड आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन द मार्केट ओवर टाइम इवेंचुअली लीड अस टू आवर इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग स्टाइल्स। तो ये यही हकीकत है बेसिकली। आप जब आप मार्केट में 15-20 साल बिताते हो, फिर ओवर टाइम आपको अप्रोच समझ में आ जाता है जो आपको आपके टेम्परमेंट को सूट करता है। सो इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आई नो इसमें मैं इसलिए किसी को बोलता नहीं कि अब ये फॉलो करो, अब ये फॉलो करो। इट इज समथिंग यू हैव टू डिस्कवर फॉर योरसेल्फ थ्रू एक्सपीरियंस इन द मार्केट। राइट, आपने ये मेंशन भी किया है मोमेंटम एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या बेटर है, किसके लिए क्या बेटर है, क्योंकि कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं स्टार्टिंग में जब वो स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। खास करके अभी जो कोविड के बाद से जो एंट्री हुई है स्टॉक मार्केट में लोगों की, वो ट्रेडिंग और ये सब चीजें सुन सुन के, फेक स्क्रीनशॉट्स को देख देख के बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट उन्हें पता नहीं होता कि क्या वो ट्रेडिंग के लिए बने हैं, क्या उतना पेशेंस वो रख सकते हैं, क्या वो अपने ग्रीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके बारे में अगर कोई आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहे या एक क्लैरिटी देना चाहे इन्वेस्टर्स को कि जब वो शुरुआत करते हैं तो किस तरीके के इन्वेस्टर को किस टाइप की इन्वेस्टिंग सूट करनी चाहिए और क्यों करती है, तो वो फिगरिंग आउट ऑफ प्रोसेस वो कैसा होना चाहिए? देखिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि इफ यू आर बिगिनर इन द स्टॉक मार्केट, स्टार्ट ऑफ विद इंडेक्स फंड्स, द मोस्ट बेसिक प्रोडक्ट। स्टार्ट विद इंडेक्स फंड्स, then graduate to actively manage mutual funds, then to a small case or a PMS। एंड ये 5-10 साल जब तक गुजर जाएंगे तब तक आपको खुद ही डिसेंट नॉलेज हो जाएगी अबाउट इन्वेस्टिंग। बाय दैट टाइम इफ यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन ओनली यू वेंचर इनटू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है आप क्या करोगे? स्टडी इन प्रैक्टिस। अगर आपको एक अच्छा लॉयर बनना है आप क्या करोगे? स्टडी इन प्रैक्टिस। सिमिलरली अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है आप क्या करोगे? स्टडी इन प्रैक्टिस। सेम थिंग विद ट्रेडिंग आल्सो। ट्रेडिंग में आपने शब्द यूज किया पेशेंस। ट्रेडर्स के लिए पेशेंस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप में वो टेम्परमेंट है टू मैनेज रिस्क एंड बी डिसिप्लिन्ड अबाउट योर एग्जिट्स एंड एंट्री पॉइंट्स, देन ट्रेडिंग इज मेंट फॉर यू। लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है, एंड इट्स वेरी, एंड इसमें बहुत ज्यादा 24/7 इन्वॉल्वमेंट चाहिए विद द मार्केट। whereas लॉन्ग टर्म पेशेंट इन्वेस्टिंग इज मच मोर पीसफुल एंड इट सूट्स पीपल विद टेम्परमेंट लाइक माइन। तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छी बिजनेस को ढूंढो, उसमें इन्वेस्ट करो, लंबे समय के लिए होल्ड करो। इट्स अ मोर पेशेंट अप्रोच। इट्स लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई और वॉचिंग ग्रास ग्रो, एंड देन इट सूट्स मी। बहुत लोगों के पास ये पेशेंस नहीं है। तो एक बार जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से पूछा था कि आपका इन्वेस्टिंग का तरीका इतना सिंपल है, सब लोग दुनिया में इसको फॉलो करते क्यों नहीं है? तो वॉरेन बफेट ने ये जवाब दिया, क्योंकि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लो। किसी को जल्दी, किसी सब लोग हड़बड़ी में जल्दी पैसा बनाने के लिए, लेकिन दैट इज ऑफन दी रोड टू दी पुअर हाउस। अगर आप हड़बड़ी में पैसा बनाने की कोशिश करोगे, in fact that is the most fastest way to lose money. Wealth is made in a sustainable way by being patient with good quality businesses bought at reasonable valuations, and stick with them as long as the quality of the management is good, as long as the growth prospects of the business look good, or just be patient with them. It's just like running any other business. राइट सर। तो आपने जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करी कि जनरली जब पैसा बनाने की बात आती है तो हमें हमेशा पेशेंस होना चाहिए कि हम उतने साल तक स्टे कर सके उस इन्वेस्टमेंट में। बट इन केस जैसे कई बार ऐसी होती है, गोल्स लोगों के ऐसे होते हैं कि वो शॉर्ट टर्म होते हैं या मीडियम टर्म ड्यूरेशन के होते हैं, तो तब हम किस तरीके के स्टॉक्स को हमें पिक करना चाहिए या फिर क्या प्रोसेस तब हमें फॉलो करना चाहिए अगर हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत शॉर्ट भी नहीं, 2 से 3 इयर्स के ड्यूरेशन के लिए अगर हमें इन्वेस्ट करना हो तो कैसे इवैल्यूएशन प्रोसेस होना चाहिए? Anything less than 5 years, that entire money should be in fixed income, in my view. Equities is a long term asset class. अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल से ऊपर का नहीं है तो इक्विटीज में पैसा मत लगाइए। ओनली इन्वेस्ट दैट मनी इन इक्विटीज जो आपको अगले 5 साल के लिए जरूरत नहीं है। क्योंकि वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज के जमाने में 5 साल के अंदर एक फुल बुल एंड बेयर मार्केट साइकिल कंप्रेस होकर इंक्लूड हो जाता है। तो 5 years इज अ बेयर मिनिमम यू शुड बी इन द मार्केट फॉर। मेरे जब क्लाइंट्स भी आते हैं मेरे पास मेरे पीएमएस के लिए या मेरे इंडिया फंड इन द यूएस के लिए, तो उनको मैं कहता हूँ भाई ओनली पुट इन दैट मनी विच यू डोंट need to touch for the next 5 years at least minimum, because ये 5 साल मेरे नजरों में anything less than 3 years is too short term। तो 5 साल का नजरिया तो कम से कम आपको रखना ही चाहिए if you want to invest in the equity market। तो if you're young, अगर आप young age में हो, have maximum portion of your net worth in equities outside your house, and over time as you keep aging, keep increasing your allocation to fixed income। तो मैंने इस किताब में भी मेकिंग ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर में I've shared 3 peaceful rules, 3 rules for
peaceful investing. So, and how one should, and I also have talked about the importance of asset allocation, because it's only in March, or it's only in that bear market that I realized कि having a portion of your net worth or portfolio in cash or liquid funds or fixed income, ये भी important क्यों है? It's not for the return which you get on that fixed income portion. नहीं, the real benefit, the real value of investing in liquid funds or fixed income is that it allows you, or it empowers you to be patient during bear markets. अगर आप, if you have to sell assets and you can't to meet your emergency funding requirement, then that's a risk. तो इस and Peter Lynch ने हमें सिखाया है कि whenever you sell in desperation, you sell cheap. लेकिन अगर आपके पास कुछ cash on hand रहेगा, तो you will never be a forced seller in a bear market. तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत एलिमेंटरी लगती हैं जब मैं बोलता हूँ, लेकिन ये सब हार्ड एक्सपीरियंस और इतने सारे तकलीफ पाने के बाद ही ये कल ठिकाने आते हैं कि भाई ये सब चीजें पे भी ध्यान देना जरूरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स हम लोग एसेट एलोकेशन के बारे में बात ही नहीं करते हैं. वी डोंट टॉक अबाउट फिक्स्ड इनकम और कैश, importance of cash in our portfolios. लेकिन as you become wealthier and richer over time, you start realizing कि भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है, peace of mind भी बहुत जरूरी है. It's equally important actually. So initial years में आप अपना peace of mind खोगे to become rich, तो कम से कम जब एक बार आप rich बन जाओ, तब तो peace of mind मत खो, तब तो at least focus on living a peaceful life. तो उसके बारे में भी इस किताब में मैंने डिस्क्राइब किया कि कैसे पोर्टफोलियो बनाओ ताकि एकदम पीसफुल जिंदगी फिर जी पाओ. Because what's the point of earning so much money if you have a terrifying journey after achieving your goals also? राइट सर. जैसे आपने एसेट एलोकेशन की बात की, तो जब कोई नया इन्वेस्टर आता है इन्वेस्टिंग में, मार्केट में आता है, तो कई बार ऐसा होता है सिचुएशंस कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा डेट में होता है या बहुत डेट ले चुका होता है, तब भी वो डेट क्लियर करने के बजाय इन्वेस्टिंग शुरू कर देता है. या फिर जब इन्वेस्टिंग भी करता है एंड ही नोज कि ऑलरेडी उसका काफी सारा डेट है, तो भी वो बहुत रिस्क लेता है, इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है एंड वहां लॉसेस हो जाते हैं. तो आइडियली ऐसी सिचुएशन में एसेट एलोकेशन किसी का क्या होना चाहिए ताकि वो इक्विटीज का भी पार्ट बन सके, साथ ही साथ अपने लोन्स को भी रीपे कर सके और ग्रोइंग मार्केट का भी फायदा उठा सके. तो ऐसे केसेस में किसी को क्या करना चाहिए? The best investment you can make is an investment in yourself. Many people, should focus on building their career first to build a steady stream of cash flows and then focus on their personal portfolios. But most of us do the complete opposite. Right. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ that you're आप अपने आप को एकदम capable बनाइए and make yourself durable and anti fragile कि भाई you have. And इस किताब में भी बहुत मार्च 2020 के एंट्रीज में one of the important entries is about the importance of having multiple streams of income. और मैंने किताब में बहुत डिटेल में समझाया भी है कि कैसे आप वो multiple streams of income डेवलप कर सकते हैं अपने लिए. There is no stopping anyone in the digital age and the internet age. The only thing that is scarce is the desire to learn. अगर आप अपने आप को more durable, solid बना सकते हैं by not depending only on a salary income, then that is what will help you during difficult times. Because you just like you diversify your portfolio of stocks, similarly diversify your income sources also. Never depend on a single source of income. Invest in yourself and develop a second or third source. ये सबसे बड़ी सीख मुझे मिली है from वॉरेन बफेट की. उन्होंने भी यही किया है basically multiple streams of income and multiple businesses के through. The key is to develop this earning power ताकि जब because stock market में आपको periodically अच्छे investment opportunities तो मिलते रहेंगे, तो अगर आपके पास के constant stream of cash flow आता गया by leveraging the power of the internet and building digital online businesses or building digital products, then at least आप turbulence की time में you'll be एकदम relaxed, because ये human tendency, this is why so many of us love dividend income in India. So dividend income frankly is very tax inefficient. सच बताऊं तो buyback is much more tax efficient, but हम लोग तब भी because we human beings are a bit irrational at times, हम लोग को dividend income क्यों अच्छा लगता है? It just acts as a soothing balm during market turbulence की बीच में कम से कम dividend तो आ रहा है. अरे भाई अगर dividend आ रहा है तो वो stock price से adjust हो जा रहा है, आपका stock price तो कम हो गया उतना ही dividend जितना पे किया, तो आपका net you're not better off. In fact, you're worse off because you're paying taxes on the dividend which you're receiving. It's actually a bad thing if you're receiving dividends actually. But that's what since the market is made up of so many irrational people, that's why people who are trying to be more rational, we can profit from it. Right. आपने डिविडेंड की बात करी, मैंने भी कहीं वॉरेन बफे के उससे सुना था, न्यूज़ लेटर्स जो एनुअल लेटर्स वो शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं, उसमें भी उन्होंने कई बार मेंशन किया हुआ है कि जनरली हमें डिविडेंड पेइंग कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मे बी वो डिविडेंड इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि उस एक्स्ट्रा कैश के साथ उन्हें क्या करना है या फिर आगे एक्सपेंशन का उनका कोई प्लान नहीं है. तो और जैसा कि आपने कहा कि इंडिया में बहुत क्रेज होता है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो डिविडेंड पे करते हैं, हाई डिविडेंड्स. तो क्या ये सही तरीका है इन्वेस्टमेंट का एक्चुअली, अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ देखा जाए, क्योंकि टैक्सेशन भी डिविडेंड से बहुत ज्यादा लगता है. तो क्या आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए या फिर उन्हें प्रॉपर
कैपिटल अप्रिसिएशन को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर किताब में सितंबर 2019 में एक जर्नल एंट्री है कि 2018 में रिलायंस कैपिटल ने 11 रुपए का डिविडेंड पे किया था, राइट, बहुत हाई डिविडेंड यील्ड पे था, एंड बाय सितंबर 2019 द स्टॉक प्राइस ऑफ रिलायंस कैपिटल had fallen to 12.7 रुपीस। राइट, तो बेसिकली आपका डिविडेंड में जो कमाई हुआ उसका उससे 10 गुना ज्यादा तो आपका शेयर में लॉस लग गया। तो राइट, बेसिकली राइट, जस्ट डोंट फोकस ऑन द डिविडेंड, फोकस ऑन द अंडरलाइंग बिजनेस की बिजनेस सस्टेनेबल है कि नहीं। क्योंकि अगर आप रिलायंस कैपिटल जैसे शेयर में अगर आप डिविडेंड पाके खुश हो गए 2018 में, बाय एंड ऑफ 2019 यू आर बेसिकली एक्सपीरियंसिंग परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल ऑफ 90%। सो राइट, फोकस ऑन द बिजनेस, एंड फोकस ऑन बिजनेसेस दैट कैन, अगर आपको डिविडेंड भी चाहिए तो उन बिजनेस में फोकस कीजिए जो हर साल अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड पर शेयर भी बढ़ाते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेज इंडस्ट्रीज यूज्ड टू पे आउट 40-50% ऑफ इट्स प्रॉफिट्स एज डिविडेंड्स, एंड वो कंपनी की अर्निंग्स भी हर साल ग्रो कर रहे थे 30-35%। तो आपका राइट, शेयर प्राइस अप्रिसिएशन भी मिला, आपको डिविडेंड इनकम भी आपके हर साल बढ़ती गई, एंड दैट इज हाउ यू ट्रूली बिकम रिच थ्रू मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग। कि ओवर 10 years and more the dividend income from your portfolio will itself be so large कि आप अपने large part of your annual expenses उससे फंड कर सकते हैं। राइट, राइट सर। सर जैसे अभी डिविडेंड की बात हुई, अर्निंग्स की बात हुई, तो आपने बुक में कहीं ना कहीं ये भी मेंशन किया कि हाई ग्रोथ और हाई आरओसी ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बारे में आपने कुछ इंसाइट्स लिखे हैं, अगर आप वो थोड़ा कुछ शेयर करना चाहें तो। मैंने किताब में लिखा है that the trinity for a successful long term investment is ROCE, growth and durability। इन तीनों पे राइट, क्विकली डिस्कस करते हैं। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल, शुड बी मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम कमा रही है इसका मतलब वो शेयर होल्डर वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रही है। सेकंड, ग्रोथ इज एब्सोल्युटली एसेंशियल बिकॉज विदाउट ग्रोथ अ हाई ROCE becomes a value trap। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट स्टॉक्स लाइक कैस्ट्रॉल, ग्रोथ नहीं है लेकिन हाई राइट, ROCE है, तो लोगों को लगता है कि पी रेशियो सस्ता है, ROCE हाई है, ले लेते हैं, लेकिन ग्रोथ कहाँ है, तो इट बिकम्स अ वैल्यू ट्रैप, आपका पैसा अटक जाएगा उसमें। एंड थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मोट इज द की फैक्टर, बिकॉज द लॉन्गर द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पीरियड ऑफ अ बिजनेस, द मोर लाइकली द बिजनेस इज वर्थ अ लॉट मोर देन व्हाट द मार्केट थिंक्स। सो आपको ये तीनों चीज चाहिए, ROCE, ग्रोथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द मोट। ये तीनों चीज अगर आपको मिल जाए कंपनी में, यू फाउंड अ पोटेंशियल कंपाउंडिंग मशीन। राइट सर, राइट। और सर आपने इसमें ये भी मेंशन किया है कि जब जनरली कोई मार्केट डाउन टर्न रहता है, इंडिया में कोई डाउन टर्न चलता है, मार्केट में कोई डाउन टर्न रहता है, तो लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, उनका इमोशनल क्वोशंट रहता है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को लेके, वो बिगड़ जाता है, तो ऐसे में बहुत लॉसेस इन्वेस्टर्स को झेलने पड़ते हैं। तो मार्केट डाउन टर्न को एक रिटेल इन्वेस्टर को किस तरीके से देखना चाहिए? जनरली हम बोलते तो है कि अपॉर्चुनिटी होती है, जब 2020 में हुआ, उसके पहले भी कई बार हो चुका है, तो हम ऐसा बोलते हैं कि कई सारे हाई वैल्यू कंपनीज थोड़े से सस्ते हो जाते हैं या जो भी हो जाते हैं, तो हमें इस टाइम पे तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बट हमेशा इंडिया में उल्टा चलता है क्योंकि भेड़ चाल में चलने के लिए बहुत ज्यादा लोग इसने सेल किया तो हम भी कर देते हैं, उसने किया तो हम भी कर देते हैं, पैनिक सेलिंग बहुत रहती है। तो डाउन टर्न के टाइम पे किसी का भी इमोशनल क्वोशंट क्या होना चाहिए, क्या किस तरीके से उसे रिएक्ट करना चाहिए मार्केट की तरफ? देखिए, if you're having to reevaluate your investments during a market correction or a market sell off or a bear market, that means you're in the wrong stocks to begin with। अगर आपको पैनिक सेलिंग करना पड़ रहा है बेयर मार्केट में, लाइक यू सेइंग, इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि आप क्या स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, उनके अंदर अंडरलाइंग बिजनेस क्या है। लेकिन द बिगेस्ट एडवांटेज of investing in quality is that it enables you to view market corrections as buying opportunities। ये बहुत बड़ी चीज है, इसको समझिए, इसको इम्बाइब कीजिए, इंटरनलाइज कीजिए। जब आप बढ़िया चीज खरीदते हो तो फिर जब उसका भाव कम होता है आपको उसको और खरीदने का मन करेगा, लेकिन जब आप जंक स्टॉक्स या बैड क्वालिटी स्टॉक्स खरीदोगे तो खराब टाइम में, बिकॉज यू डोंट हैव द कन्विक्शन इन सच बिजनेसेस टू होल्ड देम, आप उसको पैनिक सेलिंग में लॉस में बेचोगे। तो क्वालिटी स्टॉक्स का ये एक पहला फायदा तो ये है कि आपको it will give you the right mindset to approach investing, which is buying things when they're cheaper. The second big advantage of investing in quality is that it is only when you invest in quality that you can be a patient investor। और कोई तरीका है ही नहीं, because अगर आप quality stocks में invest नहीं हो तो आप patience कैसे develop करोगे, नामुमकिन है। तो quality investing not only enables you to be a very opportunistic buyer, it also allows you to be a patient investor। dual advantage है क्वालिटी में इन्वेस्ट करने के। लेकिन ये अगेन ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही समझ में आता है कि दिस इज द वे टू गो, कि भाई अगर जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 के बीच में जब ऑयल प्राइसेस 50% बढ़ गए, स्मॉल कैप इंडेक्स 30% गिर गया।
और बहुत सारे स्टॉक्स 40% प्लस गिर गए उस 4-5 महीने के अंदर। लेकिन अगर आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे तो यू डिडंट हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि आपको पता था कि जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा ये स्टॉक सबसे पहले बाउंस बैक करेंगे। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द बिग लर्निंग्स व्हिच आई शेयर्ड इन माय न्यू बुक, दैट एज एन इन्वेस्टर हाउ कैन यू बी बेस्ट प्रिपेयर्ड टू हैंडल एंड सर्वाइव द पीरियोडिक severe market corrections and the severe bear markets in your lifetime. Make sure that you have tennis balls, that is high quality stocks, and not eggs, that is junk quality bad stocks which will splatter after hitting the floor. Because during a market crash, both quality and junk stocks fall. Quality eventually rises again, whereas junk never recovers. And many individuals make large paper fortunes during a bull market but lose all of it when the bear market eventually arrives. And how much you are able to retain after the recovery from a bear market is far more important than how much paper profit you make during a bull market. And quality of the business and quality of the management matters the most in retaining long term wealth. ये बहुत बड़ी सीख है जो मुझे 2018-19 के bear market में मिली. And that actually, in hindsight, when I look back at my journal and contemplate, between December 2013 and December 2017, वो 4 सालों में जब mid cap small cap में बहुत बड़ा bull run चला था, मैंने खूब पैसे बनाए थे. In hindsight now I realize कि मुझे इन्वेस्टिंग आती ही नहीं थी. सच बता रहा हूँ, मुझे I didn't know really much about investing that during the 4 years. I was just the beneficiary of a rising tide which lifted all boats. The real learnings, the biggest lessons and learnings always come from a bear market, and they bear fruit for a lifetime. So ये bear market में ही उस 27 महीना, that 27-month long bear market was what made me the investor that I'm today. Because उसी समय you start to try and find out कि भाई investing करते कैसे हैं, how to succeed in this business. उसके वजह से, क्योंकि जब तक क्योंकि उसके पहले जो 4 साल बुल मार्केट चला था, स्टॉक प्राइस बढ़ रहे थे तो लगता था ये तो इन्वेस्टिंग बहुत आसान है, अरे यही इन्वेस्टिंग होती है क्या, तो बहुत आसान है, इसमें क्या है, क्या बड़ी बात है, नहीं इन्वेस्टिंग ओवर लॉन्ग टाइम पीरियड इज वेरी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग चीज है. और जब आप ये 3-4-5 महीने की बेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रू बेयर मार्केट इज वन व्हिच लास्ट फॉर मल्टीपल इयर्स, 2-3 years and more. And the hallmark characteristic of a true bear market is that you will be worn out and completely drained mentally, emotionally by the end of it. जैसे हम इन्वेस्टर्स के संग हुआ था वो 27 महीने के बेयर मार्केट में, दैट बाय द एंड ऑफ इट ऑल मोस्ट ऑफ अस हैड गिवन अप. मैंने इस किताब में भी लिखा है, मेकिंग ऑफ वैल्यू इन्वेस्टर में, 23 मार्च 2020 में एक जर्नल एंट्री है कि बाय द टाइम द बेयर मार्केट बॉटम, मोस्ट ऑफ अस इन्वेस्टर्स वी वर पोस्टिंग फिलोसॉफिकल मैसेजेस अबाउट लाइफ ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स की भाई, जैसे हम लोग जिंदगी के बारे में बात करने लगे कि भाई कि जिंदगी कितनी कठिन है, जिंदगी का ट्रू मीनिंग क्या है, हम लोग इससे बात करने लगे थे. वी हैड ऑल बिकम philosophers by the end of the bear market. So this is what happens in a true long drawn bear market. राइट सर. सर आप इतने सारे डेट्स को याद कैसे रखते हैं? आप हर इवेंट के लिए कोई ना कोई डेट आपके पास होती है कि इस डेट को इस जर्नल पे ये ऐसे हुआ था. ये डेट मतलब कितनी प्रैक्टिस आपको लगी कि आपने डेट्स के साथ आपको इवेंट्स भी याद रहते हैं? ये पिछले इंटरव्यू सेशन में भी मैंने नोटिस किया था कि आपने एग्जैक्ट डेट के साथ पूछा था कि ये इवेंट कब हुआ था. ये इतनी प्रैक्टिस से आया है कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में इतना ज्यादा है इसलिए ऐसा आया है? The latter, interest. It's just interest and strong passion for this field, इसलिए सब याद रहता है. एंड जो चीजें आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती हैं या जो बहुत ज्यादा खुशी देती हैं, वो सब डेट तो हमेशा याद रहते ही हैं. 23 मार्च 2020 कोई भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर 23 मार्च 2020 भूल नहीं सकता. बिकॉज दैट डे लाइक इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल. उस दिन मार्केट में जो हुआ था, बहुत लोग जो न्यू इन्वेस्टर्स उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन उस दिन सेंसेक्स एक सिंगल डे में इट फेल मोर देन 4,000 पॉइंट्स. 4,000 पॉइंट से ऊपर का फॉल आया था एक सिंगल डे में. और निफ्टी स्टॉक्स, forget the small cap mid caps, मैं तो जा ही नहीं रहा हूँ. निफ्टी stocks were down 25 to 30% in one single day. Axis Bank, Bajaj Finance, Bajaj Finserv. Can you imagine if I told you today कि भाई imagine a scenario where Bajaj Finance falls 25% or 30% in one single session? Unimaginable, right? But वो उस दिन हुआ था. तो वो जब आप वैसी चीजें आप देख चुकी हो मार्केट में, तो उसके बाद फिर तो then you're prepared for anything to happen. अगर आप वैसा दिन देख लिए, तब तो आपको पता है कि भाई अब तो कुछ भी आ जाए for the rest of my life मैं संभाल लूंगा, बिकॉज मैंने ये देख लिया है, ये एक्सपीरियंस कर लिया है. और इसको पढ़ना और उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करना, इट्स आर टू डिफरेंट बॉल गेम्स ऑल टुगेदर. इट्स ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग दैट पेन दैट यू रियलाइज कि भाई ओके, उसके बाद भी अगर मैं ऐसे सेटबैक से भी उभर के आ सकता हूँ इवेंचुअली, एंड आई कैन डू वेल अगेन, फिर तो मैं फ्यूचर में सब कुछ हैंडल कर लूंगा. राइट. सर आप हाई क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में भी जैसे बात कर रहे थे कि बजाज फाइनेंस हो गया या फिर कोई भी कंपनीज जो हाई क्वालिटी स्टॉक्स जो आप
के हिसाब से है। तो क्या क्राइटेरिया रहे हैं जिससे आपको ये लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी एक हाई ग्रोथ स्टॉक है या फिर ये वैल्यू एडिशन जनरेट करके दे सकता है? तो कुछ ऐसे कौन से पैरामीटर्स आप उनमें चेक करते हैं? अगर आप इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करेंगे तो मे बी शायद उनको भी एनालिसिस प्रोसेस में वो उन पर्टिकुलर पैरामीटर्स को चेक कर पाएँगे। तो आपके एनालिसिस प्रोसेस में क्या वो पैरामीटर्स रहते हैं? Pricing power is one of the most important things to look at when you're trying to identify a very strongly moated business, because like Warren Buffett ने हमें सिखाया है that the true test of a competitive advantage is pricing power. अगर आप, if you can pass on any cost increases to your customers or your intermediaries, then you've got a very strongly moated business and you've got a very good business. तो इसलिए प्राइसिंग पावर पे ध्यान दीजिए, सेक्टोरल लीडरशिप पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 या नंबर 2 हो, या अगर नंबर 3 हो एट द मैक्स, देन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन दैट सेक्टर. फॉर एग्जांपल हमारे स्टेला वेल्थ पीएमएस में वी आर ओनिंग इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग लैमिनेट्स प्लेयर इन द लिस्टेड स्पेस. नंबर 3 है इंडस्ट्री में, लेकिन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इट्स ग्रोइंग एट डबल द स्पीड ऑफ द इंडस्ट्री. इसलिए बट वी ट्राई टू स्टिक विद द नंबर 1 और 2 आइडियली, और नंबर 3 एट द मैक्स. लेकिन अगर नंबर 3 प्लेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर में इन्वेस्ट करो. क्यों? अगर कोई कंपनी इंडस्ट्री के डबल स्पीड में ग्रो करी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है, एंड possibly some market share capture from the number 1 or number 2 player as well. And this market share capture is a source of great value creation for shareholders over time. इसके बारे में, इस फिनोमेना के बारे में भी मैंने अपने नई किताब में काफी डिटेल में बात की है कि ये सेक्टर लीडर्स के संग इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि आफ्टर एवरी क्राइसिस दे कीप बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एज देयर वीकेंड कंपटीशन फेड अवे, एंड दिस सेक्टर लीडर्स ग्रैब मार्केट शेयर. तो नंबर 1 2 3 प्लेयर्स में फोकस कीजिए, एंड स्पेशली मार्केट शेयर कैप्चर में फोकस कीजिए. अब मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ. सो वी हैव गॉट द ओनली लिस्टेड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो स्टॉक हमारे पीएमएस में है, एंड दिस इज द नंबर 2 इन द इंडस्ट्री. लेकिन ये प्लेयर नंबर 1 प्लेयर ऑफ द इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है, और नंबर 1 प्लेयर से मार्केट से कैप्चर भी कर रही है. तो इसलिए इसका पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वेरी फास्ट ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स. अगले 3 साल का गाइडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड आई थिंक अगर आप ऐसे प्लेयर्स, अगर आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे कंपनीज को व्हिच आर ग्रैबिंग मार्केट शेयर, तो यू विल डू वेरी वेल. राइट सर। सर, अब मैनेजमेंट एनालिसिस आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है? जब भी हम कंपनी देखते हैं तो इन्वेस्टर्स भी इस चीज को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, बट आपके लिए मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और क्या चीजें आप आइडेंटिफाई करते हैं जब किसी कंपनी का मैनेजमेंट देख रहे होते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन्वेस्टिंग में, स्मॉल कैप मिड कैप में, बिकॉज इन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स द पी रेशियो रेफर्स टू प्रमोटर एंटरप्रेन्योर. दैट इज व्हाट द पी रेशियो इज ऑल अबाउट इन द स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्पेस. एंड the valuation multiple you're willing to give to a business depends on your belief and conviction in the execution capabilities and integrity of the management. ये एक जर्नल एंट्री है मेरे किताब में भी, तो सिर्फ मुझे ये लाइन याद थी. पर ये सुनने में इतना सिंपल लगता है, बट ये इतना डीप फंडामेंटल ट्रूथ है ऑफ इन्वेस्टिंग दैट यू दैट एक्चुअली आई रोट इट डाउन जस्ट टू रिमेंबर दिस फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ कि भैया इंटीग्रिटी लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन लेवल्स सबसे इंपॉर्टेंट है. तो हमारे इंडिया फंड में या हमारे पीएमएस में भी अगर आप देखो, इफ यू लुक एट एनी स्टॉक इन आवर portfolios, you'll notice a trend ki these are companies which don't need to win. They already have won because they already have an established track record on the table of revenues and profits and good growth over the last 5 to 10 years. Most of them have got sectoral leadership, and वो sectoral leadership, ये good growth in earnings and profits and revenues and good margins, ये सब कहाँ से आ रही है? सब कुछ तो मैनेजमेंट से ही आ रही है. So basically अगर मैनेजमेंट ही है जो अल्टीमेटली इंट्रिंसिक वैल्यू को ड्राइव करता है, क्रिएट करता है फॉर शेयर होल्डर्स, और कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो इनहेरेंटली इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि खराब मैनेजमेंट भी उनको खराब कर नहीं पाता. अब जैसे पीटर लिंच ने भी कहा है, आई थिंक इट वाज दिस इज was said by him only, that buy a business that even an idiot can run, because eventually one will. So एक कंपनी है इंडिया में, it's not a stock recommendation, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX. पिछले 10 सालों में सरकार ने, रेगुलेटर्स ने, पास मैनेजमेंट ने उस बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने का इतना अलग अलग स्टेप्स और मेजर्स से involuntarily they have tried to literally destroy this business. But आज के दिन भी इस बिजनेस के पास 98% प्लस मार्केट शेयर है इन दी कमोडिटी एक्सचेंज. 98%. तो ये ऐसी बिजनेस है जिसको सरकार, रेगुलेटर, पास मैनेजमेंट कोई इसको चाह के भी बिगाड़ नहीं पाया इसका मार्केट शेयर को. इतना ज्यादा स्ट्रांगली मोटेड बिजनेस है दिस इज. एंड ये फिनोमेना सिर्फ उन बिजनेस में होता है जिनमें नेटवर्क इफेक्ट होता है. फॉर एग्जांपल NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास आज के दिन बल्क ऑफ द FNO वॉल्यूम है एंड कैश मार्केट वॉल्यूम भी है. उसका मैनेजमेंट चाहे बिगड़े या कोई भी नया कोई मेजर्स फ्यूचर
अंडर में है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम इट्स डोमिनेंट पोजीशन बिकॉज उसका नेटवर्क इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग है. तो ये सब बिजनेसेस, बट दीज काइंड ऑफ बिजनेसेस आर द एक्सेप्शन नॉट द नॉर्म. तो इसलिए ये आइडियली जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन मैनेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन. राइट सर, मैं लास्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो भी आपने ये बुक लिखी है उसमें सबसे फेवरेट आपका कौन सा पार्ट रहा है, और कौन सा ऐसा एक पार्ट है जो आप चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर जरूर इस चीज को पढ़े और इस चीज को सही तरीके से इंटरप्रेट करे? Okay, so दो पार्ट्स हैं. आई वुड लाइक टू शेयर वन टू इंस्टेड ऑफ वन. एक तो मेरी अक्टूबर 2019 की जर्नल एंट्री है जिसमें मैंने अपनी सबसे बड़ी सीख शेयर की है इस किताब की कि हाउ दिस बेयर मार्केट ingrained in my mind the significance of resilience and longevity, the key to compounding, and how it had a profound impact on my thought process as an investor. And henceforth I would focus on return of capital before return on capital. Capital preservation and a focus on quality would take precedence for me henceforth. I learned one more big lesson for the rest of my investing life, that however well you have prepared and have calculated your odds, risk surfaces from places you can never imagine. Even if you're very careful in crossing the road by looking left and right, a drone might still kill you from above. Things can go wrong in ways you can never think of, and your only defense against an unknown future is prudent diversification. A portfolio of 20 to 25 stocks diversified across industries and risk factors. This practice ensures against a catastrophic outcome for the portfolio as a whole, and it also opens the door to optionality. So this was, these are the two big learnings from that October 2019 entry in the book. And the second big section I would highly recommend people to read is March 2020, the entire all the entries of March 2020, because by end of 2019 I had transitioned to becoming a very high quality focused investor, prudently diversified. But even that did not help me when the market crashed in March 2020. So March 2020 ऐसा महीना था जब Apple, Microsoft, Google जैसे shares भी 30-35% और more गिर गए in just a few weeks time. And even though my portfolio was super high quality in India that time, it still fell more than 30-35% in just a few weeks time. So इससे मुझे ये सीख मिल गई that the market is supreme. And on मैंने एक एंट्री भी लिखी किताब में 23 मार्च 2020 को, that it is on days like today that you acknowledge that the market is the ultimate humbling machine. Till that day I used to regard Bajaj Finance as invincible, but after that day now I understood that there is nothing that can be termed as invincible in the market. The market is the supreme entity here, and you have to pay respect to the market and just take whatever it is giving us with full humility and great and a sense of gratitude. If you're lucky enough, fortunate enough to make a lot of money from the market, accept it with all humility. And भाई माथा के सामने माथा टेको and भाई इनको इज्जत दो, because that is the that is the approach you have to take. And you get to learn this and you get to realize this only after going through a couple of such painful cycles, that okay, bull market से बहुत आसान लगता है पैसा बनाना, but it's only after going through the pain of a couple of bear markets that you develop the temperament and the maturity and the discipline to resist going down the quality curve to chase quicker returns. So this is what why I call this book the making of a value investor. कि ये सिर्फ मुझे quality and diversification ही नहीं, it also helped me develop the emotional maturity and the temperament to be a good investor. Right, well said, sir. थैंक यू सो मच. आपकी ये जो बुक रही है ये मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही है एज पर्सन, और मैं चाहूंगी कि मैं इसे और 2-3 बार पढूं, ताकि जैसे आपको डेट्स के साथ इवेंट्स याद है वैसे ही मुझे भी चीजें याद रहे, जब मुझे जरूरत पड़े तब मुझे याद आए वो चीजें. एंड मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहूंगी कि जो भी इस बुक को लेने के लिए इंटरेस्टेड है, जरूर ये बुक आप लोग को हेल्प करेगी, और इसकी परचेज लिंक हम लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रहे हैं, जहां से आप जाके इसे परचेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर कि आपने अपने एक्सपीरियंस को इतने ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को इतनी ज्यादा नॉलेज दी है सर. Thank you so much, Kirti. This was a pleasure. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर.